गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत और जब वह भारत छोड़ कर के यहाँ से गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली के पास में इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर उसने अपने आप को केंद्रित किया था। पर इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें। भारत पर मोहम्मद गोरी के उपरांत शासन करने वाले ये शासक, जिसके काल को हम सल्तनत काल कहते हैं और जिसके अंतर्गत विभिन्न वंशों ने शासन किया। ये जो प्रारंभिक सुल्तान रहे ये किस वंश से थे, कहाँ से संबंधित थे, इसके बारे में जानकारी लेना भी आवश्यक है। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि भारत में मुमलक वंश ने शासन किया या गुलाम वंश ने शासन किया या फिर यहाँ पर शासन करने वाले तुर्क शासक रहे, जबकि विदेशी इतिहासकार या फारसी इतिहासकार जो हैं वे कहते हैं कि भारत में प्रारंभिक शासन करने वाले ये शासक कुतुबी, शमसी और बलबनी वंश से संबंधित थे। यह वंश उन्होंने इन शासकों के नाम से ही ग्रहण किया है। परंतु अगर हम बात करें कि हम इनको मुमलुक वंशी कह सकते हैं या गुलाम वंशी कह सकते हैं। मुमलुक का अर्थ होता है कि मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न गुलाम। प्रश्न यह उठता है कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन, क्या ये अपने राज्यारोहण के समय में भी गुलाम थे? अगर ये गुलाम थे तो हम इसको गुलाम वंश स्वीकार कर सकते हैं, मगर ये गुलाम अपने राज्य का नियंत्रण और प्रशासन अपने हाथ में लेने से पहले ये लोग सभी दास्ता से मुक्त हो चुके थे, अतएव इनको गुलाम कहना सही नहीं मालूम देता है। इसी तरह से हम इनको मुमलुक वंशी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये उन माता पिताओं से उत्पन्न गुलाम संतानें नहीं रही। तो इस तरह से हम इस चीज के लिए हम यह कह सकते हैं कि भारत पर शासन करने वाला यह तुर्क वंशी थे, या इनको हम यह कह सकते हैं कि ये तुर्क सुल्तान रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 में राज्य सत्ता को अपने हाथ में लिया था। इससे पूर्व मोहम्मद गोरी जब लौट करके गया था तब वह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने साम्राज्य के रक्षक के रूप में छोड़ करके गया था। परंतु हम हसन निज़ामी की बात करें तो उन्होंने ताजुल मासिर के आधार पर यह लिखा है कि मोहम्मद गोरी जब यहाँ से लौट करके जा रहा था और मार्ग में खोखरों ने जब उसकी हत्या कर दी थी, तब उससे पहले वह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने प्रतिनिधि के रूप में तो छोड़ करके ही गया, परंतु साथ में उसको प्रशासनिक, सैनिक सभी शक्तियां भी प्रदान कर दी थी और मलिक के पद पर उसको पदोन्नत करके भारतीय साम्राज्य का उसको वली अहद घोषित कर दिया था। परंतु अन्य समकालीन वृतांतों को देखने पर यह नजर आता है कि मोहम्मद गोरी उसे वली अहद कतई भी नियुक्त नहीं करके गया था। वास्तव में उसने प्रभुसत्ता तो अपने स्वामी मोहम्मद गोरी, जिसका वह प्रारंभ में गुलाम रहा था, उसने इसको उसकी मृत्यु के पश्चात उसने यह प्रभुसत्ता अपने हाथ में ली थी और यह सत्ता उसको बहुत आसानी से नहीं मिली थी, वरन उसने काफ़ी संघर्ष किया था, राजनीतिक संघर्ष किया। उसको उन अधिकारियों से, उन तुर्की शासकों से भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी जो मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि होने का दावा करते थे। मोहम्मद गोरी के अधीन 3 स्वतंत्र अधिकारी थे जो भारत के राज्य को देख रहे थे। गजनी से लेकर भारत तक जो राज्य फैला हुआ था उसको देख रहे थे। इसमें ताजुद्दीन यालदोज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक था।
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में स्थित किया था और वहां से वह भारतीय साम्राज्य के विभिन्न भागों पर आक्रमण करता रहा, उसको संगठित करता रहा और उसके ऊपर अपना अधिकार बनाए रखा। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मोहम्मद गौरी के जाने के पश्चात भी कुतुबुद्दीन ऐबक उसके द्वारा विजित प्रदेशों पर अपना अधिकार बनाए रखने में सफल रहा था। मोहम्मद गौरी के इन 3 गुलामों के अतिरिक्त, इन 3 गुलामों में हम कुबाचा, याल्दोज और ऐबक को ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी भी एक ऐसा शासक रहा जिसने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। मोहम्मद गौरी के ही समय में जहां कुतुबुद्दीन ऐबक पश्चिमी भारत के विजय को संगठित करने में व्यस्त था, वहीं मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो था वह उत्तर पूर्वी भारत की विजय में व्यस्त था। उसने बिहार के कुछ प्रदेश जिसमें नालंदा, गोरखपुर और गया, इसी के साथ साथ बंगाल के प्रदेश और बांग्लादेश, प्रेजेंट जो बांग्लादेश है, उसके प्रदेशों को सेन वंश के जो शासक वहाँ पे राज्य कर रहे थे उनको हरा करके उन पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। यह वही मोहम्मद बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी जो हमारे विश्वविद्यालय थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। उनकी जो उसमें पुस्तकें थीं उनको जला दिया था। जो हमारे इतने वर्षों के भारतीय साहित्य के जो ग्रंथ थे, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ थे, बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ थे, वे सब इसके आक्रमण के फलस्वरूप समाप्त हो गए। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद बख्तियार खिलजी से पूर्णतः अलग था और मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किसी भी प्रकार से उसकी सत्ता के अधीन ना तो कार्य किया था और ना ही उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने अधिकारी के रूप में माना था। वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में अभी तक अपने आप को संगठित और स्थापित कर चुका था। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा ये 3 ही ऐसे शख्सियत थे जो भारत पर अपने शासन का दावा करते थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात गौर प्रदेश में हम देखते हैं सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा था और इस संघर्ष में अंततः गयासुद्दीन महमूद जो था वह सफल हुआ था और गयासुद्दीन महमूद ने गौर, गर्जिस्तान, तलिकान, गुजखान, फरहा और गर्मसीर इन प्रदेशों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और इसके पश्चात उसने गौरी के दास जैसे ताजुद्दीन, याल्दोज, कुबाचा और ऐबक जिन्होंने अपनी मुक्ति के पत्र कि वे दासता से मुक्त किए जाए, स्वतंत्र शासक उनको घोषित किया जाए के लिए पत्र भेजे थे और इसी के अंतर्गत गयासुद्दीन महमूद ने ताजुद्दीन याल्दोज को गजनी का प्रदेश दे दिया था और वहाँ पर शासन करने का फरमान उसको पकड़ा दिया था। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाल छत्र भेजा था और साथ ही साथ उसने भारत पर शासन करने का फरमान भी उसको भेज दिया था और इस फरमान के साथ ही मुक्ति पत्र भी उसको मिल चुके थे। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासन का अधिकारी बन गया था। अब उसको स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने की भी अधिकार गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हो गया था। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भारत का शासन इतना आसान नहीं था। ऐबक को यहाँ पे कई समस्याओं से जूझना पड़ा था। उसने 1206 में मोहम्मद गौरी द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेश जिसमें मुल्तान, उच्च, नहरवाल, मेरठ, कोराम, सरस्वती, हासी, अजमेर, तराइन, तबरहिंद, लाहौर, सियालकोट, इन बनारस, थानेश्वर, बदायूं,
कन्नौज, कालिंजर, अवध, मालवा, बिहार, लखनौती, ये इतना बड़ा प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में भारत का आ गया था कि इन सभी स्थलों पर उसकी संप्रभुता एक समान स्थापित नहीं हो पाई थी। कालिंजर जो था वह उसके हाथों से नियंत्रण से निकल चुका था। ग्वालियर ने भी अपने ग्वालियर पर भी नियंत्रण खो दिया था, मतलब ढीला पड़ गया था, वह पूर्ण रूप से उस पर अपना अधिकार नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसको, जहां इन राज्यों को संगठित करने की उसके सम्मुख एक समस्या थी, वहीं उसके सम्मुख ताजुद्दीन याल्दोज और कुबाचा, ये दो ऐसे अधिकारी थे जो भारत में अपनी स्थिति को स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और ऐबक से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि याल्दोज को गजनी में स्थापित कर दिया था, पर याल्दोज का कहना यह था कि गजनी का शासक होने के कारण भारतीय प्रदेश भी उसी के अंतर्गत आता है। परंतु अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों से ही समझौता कर लिया था और अपने शासन में उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था। सर्वप्रथम गयासुद्दीन महमूद ने जब याल्दोज का गजनी पर अधिकार सुरक्षित कर दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति ज़्यादा संकट में इसलिए हो गई थी कि वह अपना अधिकार इन प्रदेशों पर, भारतीय प्रदेशों पर अभी भी प्रकट कर रहा था और इसके लिए उसकी याल्दोज की महत्वाकांक्षा और कुतुबुद्दीन ऐबक से जो प्रतिद्वंदिता थी, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु इन याल्दोज और कुबाचा उसके पूरे काल में ही आवाज़ उठाते रहे, पर फिर भी वह उनको नियंत्रित करने में कई हद तक सफल रहा था। और मोहम्मद गोरी का जो स्वतंत्र राज्य का स्वरूप जो था भारत में, उसको कायम रखने में भी वह सफल रहा था। हालांकि उसको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ी थी। उसने याल्दोज को सर्वप्रथम, जब याल्दोज ने भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और अपना दावा ठोकना प्रारंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपनी सैनिकों को संगठित करके याल्दोज को कोहिस्तान की ओर भाग जाने पर विवश किया, युद्ध में उसको हराया। इस प्रकार से याल्दोज से उसने किसी हद तक इंटरफेरेंस से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से यह निश्चित हो गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अगर उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अपने को कायम रखता है, तभी वह इन प्रतिद्वंदियों से अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में रहना निश्चित किया था और उसे ही अपनी राजधानी भी बना लिया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के प्रदेश पर याल्दोज को हराकर नियंत्रण तो कर लिया था, परंतु गजनी के लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद नहीं कर रहे थे और उन्होंने पुनः याल्दोज को गजनी पर गजनी बुला लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ से निकाल लिया था। यही कारण था कि उसने लाहौर को अब अपनी राजधानी घोषित किया था और वहाँ पर अपना एक गद्दी स्थापित कर ली थी। जहाँ ताजुद्दीन याल्दोज और कुबाचा उसके प्रतिद्वंदी थे, वहीं भारत में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य सुरक्षित नहीं था। वह अभी तक पश्चिमी भारत की ओर ही ध्यान दे रहा था, परंतु
पूर्वी भारत, जहां मैंने अभी आपको बताया कि बख्तियारुद्दीन खिलजी जो था वह अपना शासन स्थापित कर चुका था और स्वतंत्र सत्ता के रूप में शासन कर रहा था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता में कार्य करना स्वीकार नहीं किया। तो उसके लिए अब यह समस्या थी कि मोहम्मद बख्तियारुद्दीन खिलजी को ख़त्म किया जाए, उसकी सत्ता का विरोध किया जाए। इससे पहले इसके लिए उसने बख्तियारुद्दीन खिलजी को समाप्त करने के लिए उसने अपने कई अधिकारियों को उससे बातचीत करने के लिए भेजा था और इसके फलस्वरूप अली मर्दान खिलजी जो था, जो बख्तियारुद्दीन खिलजी का विरोध कर रहे थे, नहीं आई एम सॉरी, बख्तियारुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी थी और अली मर्दान खिलजी जिसने अब अपने हाथों में सत्ता ले ली थी, वह उसका विरोध भारत में, पश्चिमी भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के कई अधिकारी कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान खिलजी को अपनी तरफ करने के लिए उसको लखनौती तक का प्रदेश उसके हाथ में दे दिया, लखनौती का प्रदेश ही उसके हाथ में दे दिया। इस तरह से उसको उसने शांत किया और उसने यह स्वीकार कर लिया कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में बंगाल पर शासन करता रहेगा। तो इस प्रकार पूर्वी भारत में खिलजी के नेतृत्व में जो सत्ता उभर करके सामने आ रही थी, जो उसको चुनौती प्रदान कर रही थी, उसको किसी हद तक कमज़ोर करने में वह कामयाब रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन नवीन विजित प्रदेशों के प्रशासन को भी संगठित करने का कार्य किया था और वह एक प्रशासनिक संगठन बनाना चाहता था ताकि भारत में उसकी विजय को स्थायी रूप से बना करके रख सके। उसे पता था कि जब तक वह यहाँ पे अपनी प्रशासनिक संस्थाओं को लागू नहीं करेगा तब तक भारत में वह अपने राज्य को स्थायित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने अधिकारियों को भारत में नियुक्ति देनी होगी। परंतु वह इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक से ही 1210 में उसकी मृत्यु, चौगान खेलते हुए, घोड़े पे जब चौगान खेल रहा था, पोलो जिसको हम आजकल कहते हैं, चौगान खेलते हुए वह घोड़े से गिर गया और तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो भारत में वह अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसको स्थायी रूप नहीं दे सका। परंतु हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में एक स्वतंत्र तुर्की सत्ता को स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक महत्वपूर्ण रोल है। उसने यहाँ पर 3 चरणों में भारत पर अपनी राज्य सत्ता स्थापित करी थी। प्रथम चरण जो था वह उसका 1192, जबकि मोहम्मद गोरी उसको यहाँ प्रतिनिधि के रूप में छोड़ करके गया था, और 1206 तक था जब वह भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में मोहम्मद गोरी की विजय को संगठित करने में लगा रहा। दूसरा काल उसका है 1206 से 1208 तक, जब वह मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य को, जो दिल्ली से लाहौर तक स्थित था, उसको उसकी औपचारिक सत्ता को प्राप्त करने में व्यस्त रहा था। और 1208 से 1210 तक का जब वह भारत में एक स्वतंत्र राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, तो इन तीनों ही काल में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में तुर्की सत्ता को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में लेकर के आया। इसलिए हम उसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कह सकते हैं। उसने इस समस्त जीते हुए प्रदेश में एकता स्थापित करी, उसको अपनी अधीनता में, नियंत्रण में रखा रहा। अगर वो इस प्रकार का कार्य नहीं करता या वह कमज़ोर होता तो यह एक पॉसिबिलिटी थी कि भारत में तुर्की सत्ता तो स्थापित होती ही नहीं, साथ में भारत को ख्वारिज्म का जो शाह था, जो पूर्व की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश में था, हो सकता है कि वह भारत को अपने अधीनता में कर लेता और भारत की सत्ता ही, भारत नाम का देश ही समाप्ति की ओर
हो जाता। तो इसलिए हम इस संघर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए तुर्की राज्य का संस्थापक हम कह सकते हैं। हसन निज़ामी ने भी यह कहा है कि उसने अपनी सत्ता स्थापित करी तथा भारत में एक प्रशासकीय इकाई को भी संगठित करने की उसने कोशिश करी थी। मिन्हासु सिराज ने भी यह लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक विशाल हृदय का व्यक्ति था, प्रशासनिक गुणों से वह भरपूर था। यही कारण था कि मोहम्मद गोरी ने उसके गुणों की पहचान कर ली थी, इसीलिए उसको भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ करके गया था। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम भारत में संस्थापक मान सकते हैं, परंतु उसको संगठित करने का कार्य आगे चल करके इल्तुतमिश ने किया। थैंक यू।